नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी पंचशील एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी क्रिया के बारे में। क्रिया होती क्या है? क्रिया किसी भी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम के होने का, कार्य के होने का बोध हो। क्रिया वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम के होने का, कार्य के होने का बोध हो। इसके बाद हमने देखा था कि क्रिया कैसा शब्द है। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द यानी कि वे शब्द जिनमें कि परिवर्तन लाए जा सकें, जिनमें चेंजेस हो सके हैं। इसके बाद हमने देखा था कि क्रिया शब्द बनते कैसे हैं। मूल शब्द में ना प्रत्यय लगाने से जो भी शब्द हमारे पास निकल कर आएंगे वे सभी शब्द क्रिया शब्द। फिर हमने देखा था कि शब्दों में किन किन बेसिस पर क्रिया के आधार पर चेंजेस लाए जा सकते हैं। लिंग, वचन, काल इत्यादि के आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तित हो सकता है। इसके बाद हमने देखा था कि इनके बेस पर तो होता ही है चेंज, इनके अलावा संज्ञा तथा सर्वनाम के आधार पर भी क्रिया का रूप परिवर्तित हो सकता है। पहली चीज़ तो क्रिया शब्द विकारी शब्द। दूसरी चीज़ क्रिया शब्दों का निर्माण मूल शब्दों में ना प्रत्यय लगाने से। तीसरी चीज़ हमने देखा कि इनमें परिवर्तन किस किस आधार पर आ सकता है। लिंग, वचन, काल इत्यादि के आधार पर, तथा इनके अलावा संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के आधार पर भी क्रिया का रूप परिवर्तित हो सकता है। फिर मैंने आप लोगों का कहा था कि क्रिया पढ़ते समय हमें 3 शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1 क्रिया। क्रिया होती क्या है? किसी भी कार्य का होना या किसी भी कार्य के होने का बोध पाना। इसके बाद कर्ता। कर्ता होता कौन है? जिसके माध्यम से कार्य किया जाए। इसके बाद तीसरा शब्द था हमारे पास कर्म, कि क्रिया के होने का बोध हमें जिन शब्दों से चलता है या वाक्यों में कार्य हो क्या रहा है वे सभी शब्द कर्म। फिर इसके बाद हमने देखे थे क्रिया के कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा था कि इन उदाहरणों में कौन कौन से शब्द क्या हैं, क्रिया शब्द। इसके बाद हमने देखे थे कुछ एक वाक्य तथा वाक्यों से बनने वाले क्रिया शब्द। इसके बाद हमने बात की थी क्रिया के भेदों की। क्रिया के भेद मैंने कहा था कि क्रिया को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? 2 प्रकार से। नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। दोनों एक ही बात है। फिर हमने बात की थी इसके पहले भेद की, कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सकर्मक, नंबर 2 अकर्मक। फिर हमने देखा था कि इन दोनों भेदों में किस प्रकार से अंतर है या इन दोनों भेदों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर किस पर पड़े? कर्म पर, यानी कि क्रिया का वह भेद जो कि क्या हो? कर्म के सहित। इसके बाद हमने देखा था इसका दूसरा भेद अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़े, यानी कि इन क्रियाओं में क्या हो? कर्म का अभाव। ये सभी चीज़ें अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। फिर हमने देखी थी सकर्मक क्रिया, इसके कुछ एक उदाहरण तथा उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा था कि इन वाक्यों में कौन कौन से शब्द कर्ता हैं, कौन से शब्द क्रियाएं हैं तथा कौन से शब्द कर्म हैं। इसके बाद हमने देखा था अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में पहली बात तो किसका अभाव होगा? कर्म का अभाव, यानी कि कर्म के बिना। अकर्मक क्रिया में हमारे पास केवल कर्ता होगा तथा क्रिया होगी। फिर हमने देखे थे इसके कुछ एक उदाहरण। ये बात थी क्रिया के पहले भेद की, यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया। अब बात करते हैं क्रिया के दूसरे भेद की, संरचना या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब बात हो रही है क्रिया के दूसरे भेद की, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के आधार पर क्रिया को कितने भेदों में बांटा गया है? 5 भेद।
कर्म के आधार पर क्रिया के भेद थे हमारे पास दो, सकर्मक और अकर्मक। अब रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं हमारे पास 5। नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 नाम धातु क्रिया, नंबर 3 संयुक्त क्रिया, नंबर 4 सामान्य क्रिया, नंबर 5 पूर्वकालिक क्रिया। बात हो रही है रचना के आधार पर क्रिया का विभाजन या क्रिया के भेद। रचना के आधार पर हमारे पास क्रिया के भेद 5। नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 नाम धातु क्रिया, नंबर 3 संयुक्त क्रिया, नंबर 4 सामान्य क्रिया और नंबर 5 पूर्वकालिक क्रिया। अब बात करते हैं रचना के आधार पर क्रिया के पहले भेद प्रेरणार्थक क्रिया। बात हो रही है रचना के आधार पर पहले भेद की प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा कि इसके जो है हेडिंग से ही हमें स्पष्ट है कि इस क्रिया के भेद में हमें क्या होगी, कार्य को करने के लिए प्रेरणा प्रदान की जाएगी। क्या किया जाएगा? कार्य को करने के लिए प्रेरणा प्रदान की जाएगी। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस वाक्य में कर्ता द्वारा काम न करके क्रिया का वह भेद जिसमें कर्ता के द्वारा काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने का बोध हो, यानी कि क्रिया का वह भेद नंबर 1 तो हमें क्या हो, क्रिया को करवाने की प्रेरणा प्राप्त हो, तथा इसमें आएगा क्या हमारे पास, कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कार्य करवाया जाए, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ये वाक्य हमारे पास क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। हमारे पास उदाहरण है, राम श्याम का गृह कार्य कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास संज्ञा शब्द 2, रमेश श्याम, ये दोनों हमारे पास क्या हैं? कर्ता शब्द। रमेश श्याम का गृह कार्य कर रहा है, यानी कि रमेश श्याम के घर के कार्य में उसकी सहायता कर रहा है। श्याम अपना कार्य स्वयं न करके अपना गृह कार्य किससे करवा रहा है? रमेश से। प्रेरणार्थक क्रिया है ही क्या कि कर्ता स्वयं अपना कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाए। तो यहाँ पर श्याम शब्द हमारे पास क्या आ जाएगा? कर्ता। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि इस वाक्य में हमारे पास क्रिया क्या हो रही है, तो ये जो हमारे पास शब्द है गृह कार्य, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कर्म। तथा क्रिया हो रही है, कर रहा है, कर रहे हैं या कर रही है। यहाँ पर एक अकेले व्यक्ति की बात हो रही है तो कर रहा है। रमेश और श्याम हमारे पास संज्ञा शब्द, और श्याम यदि अकेले श्याम की बात करें तो ये हमारे पास क्या आएगा? कर्ता, क्योंकि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाना। तो यहाँ पर श्याम अपना गृह कार्य किससे करवा रहा है? रमेश से। और यदि बात करें कि ये शब्द गृह कार्य हमारे पास क्या है, तो ये क्या है? कर्म। यानी कि जिस चीज पर कार्य हो रहा है वे शब्द हमारे पास आएंगे कर्म। ये बात थी क्रिया के पहले भेद की, रचना के आधार पर प्रेरणार्थक क्रिया की। अब बात करते हैं इसके दूसरे भेद की। दूसरा भेद नाम धातु क्रिया। दूसरा भेद नाम धातु क्रिया। आइए देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से वाक्य या कौन कौन से शब्द आएंगे। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया संज्ञा विशेषण के साथ जुड़ी हो, इसमें हमारे पास कौन से वाक्य आएंगे? वे सभी वाक्य जो कि क्रिया किससे जुड़ी हो? संज्ञा तथा विशेषण के साथ जुड़ी हो, वह नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। क्रिया किसके साथ जुड़ी हो? संज्ञा तथा विशेषण। यानी कि हमारे पास जो भी वाक्य दिया गया हो, सबसे पहले तो हमें उस वाक्य में कौन से शब्द ढूंढना पड़ेंगे? संज्ञा और विशेषण शब्द। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। हमारे पास उदाहरण दिया गया है, राम ने सलीम को हंसाया।
राम ने सलीम को हंसाया। इस वाक्य में हमारे पास संज्ञा शब्द राम और सलीम, हमारे पास इस वाक्य में संज्ञा शब्द राम और सलीम, और ये हंसाया हमारे पास क्या है? क्रिया। जैसा कि इसकी परिभाषा में ही लिखा गया है कि ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया संज्ञा तथा विशेषण के साथ जुड़ी हो, वे सभी वाक्य हमारे पास आएंगे नाम धातु क्रिया की श्रेणी में। या इस वाक्य में हमारे पास राम तथा सलीम है संज्ञा शब्द, तथा क्रिया क्या हो रही है? हंसाना। राम ने सलीम को हंसाया। तो वे सभी शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम क्रिया के साथ जुड़े हो, वे सभी शब्द या वाक्य हमारे पास आएंगे नाम धातु क्रिया की श्रेणी में। अब बात करते हैं इसके तीसरे भेद की। तीसरा भेद संयुक्त क्रिया। आइए जानते हैं कि संयुक्त क्रिया में हमारे पास कौन से वाक्य आएंगे। संयुक्त क्रिया, जिस वाक्य में दो क्रियाओं से मिलकर एक क्रिया बनती है। पहली चीज, क्रिया का वह भेद जिसमें दो क्रियाओं से मिलकर एक क्रिया बनती है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। तथा इसके बाद इन दोनों क्रियाओं में पहली क्रिया मुख्य होती है और दूसरी क्रिया द्वितीयक। पहली चीज, तो हमारे पास संयुक्त क्रिया में कितनी क्रियाएं होंगी? दो क्रियाएं। यह दो क्रियाओं से मिलकर बनने वाला, तथा इसके बाद इसमें जो पहली क्रिया होगी वह मुख्य होगी तथा दूसरी क्रिया द्वितीयक। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण दिया है हमारे पास, तुम पहाड़ पर चढ़ सकते हो। तुम पहाड़ पर चढ़ सकते हो। देखते हैं यहाँ पर चढ़ना और सकना हमारे पास क्या है? दो क्रियाएं दी गई हैं, क्योंकि मूल शब्दों के पीछे ना प्रत्यय लगाने से हमारे पास जो भी शब्द निकल कर आएंगे वे सभी शब्द क्या होंगे? क्रिया। ये हमने क्रिया की परिभाषा में पढ़ा था। तो इस वाक्य में हमारे पास कौन कौन सी क्रियाएं शब्द हैं? दो, चढ़ना और सकना। तो यहाँ पर परिभाषा में ही हमें क्या कहा गया था कि पहली क्रिया क्या होगी? मुख्य। तो यहाँ पर ये चढ़ना शब्द हमारे पास क्या होगा? मुख्य क्रिया, तथा द्वितीय क्रिया हमारे पास सकना। बात हो रही है संयुक्त क्रिया की। क्रिया का वह भेद जिसमें नंबर एक तो क्या होगा? हमारे पास दो क्रियाएं, तथा जो पहले आएगी वह मुख्य क्रिया तथा दूसरी क्रिया द्वितीय क्रिया। फिर हमने उदाहरण के माध्यम से देखा कि इस वाक्य में हमारे पास क्रियाएं कौन कौन से शब्द हैं। नंबर एक चढ़, दूसरा सकना। ये दोनों शब्दों के पीछे ना प्रत्यय लगाने से ये दोनों शब्द क्रियाएं, तथा मुख्य क्रिया चढ़ना और द्वितीय क्रिया सकना। अब बात करते हैं इसके चौथे भेद की। क्रिया का रचना के आधार पर क्रिया का चौथा भेद सामान्य क्रिया। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सामान्य या इसे सरल भी कहा जाता है। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया का बोध हो। क्रिया का वह भेद जिसमें केवल एक ही क्रिया का बोध हो, वह हमारे पास सामान्य क्रिया की श्रेणी में आएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सोहन नहाओ, तुम पढ़ो। इन वाक्यों में पहले वाक्य में हमारे पास क्रिया हो रही है नहाना, दूसरे वाक्य में पढ़ना। मूल शब्द के पीछे ना प्रत्यय लगाने से शब्द निकल कर आते हैं क्रिया शब्द। और सामान्य क्रिया तथा सरल क्रिया कौन सी होती है? जहाँ पर एक ही क्रिया के होने का बोध हो। सरल क्रिया या सामान्य क्रिया जहाँ पर एक ही क्रिया के होने का बोध हो। फिर हमने देखे इसके उदाहरण। अब बात करते हैं रचना के आधार पर क्रिया के आखिरी भेद की। रचना के आधार पर क्रिया का आखिरी भेद पूर्वकालिक क्रिया। अब देखते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया में हमारे पास कौन कौन से वाक्य आएंगे।
जिस वाक्य में कर्ता द्वारा किसी एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया शुरू की जाए। पूर्वकालिक क्रिया, इसमें भी हमारे पास कितनी क्रियाएं होंगी? 2 क्रियाएं, परंतु किसी एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया शुरू कर दी जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मोहन ने पढ़ने के बाद खाना खाया। हमारे पास उदाहरण दिया गया है, मोहन ने पढ़ने के बाद खाना खाया। इस वाक्य में हमारे पास कितनी क्रियाएं हो रही हैं? 2 क्रियाएं। नंबर 1 पढ़ना और दूसरा खाना खाना। पहली क्रिया पढ़ना और दूसरी क्रिया खाना खाना। परिभाषा में ही आप लोगों को क्या कहा गया था कि किसी एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। वे दोनों ही क्रियाएं आएंगी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत। पहली क्रिया पढ़ना, दूसरी क्रिया खाना। जहाँ पर किसी एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, वे सभी वाक्य हमारे पास आएंगे क्रिया के किस भेद के अंतर्गत? पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत। तो ये बात थी संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। पिछली कक्षा में हमने देखा था कर्म के आधार पर, जहाँ पर कि इसके भेद थे 2। आज की क्लास में हमने देखा संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर इसे बांटा गया है 5 भेदों में। पहला भेद प्रेरणार्थक, दूसरा नाम धातु, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा सामान्य क्रिया, 5वां भेद पूर्वकालिक क्रिया। फिर हमने देखा कि प्रेरणार्थक क्रिया में कौन कौन से वाक्य आएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया का वह भेद जिसमें कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वे सभी वाक्य आएंगे प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। इसका दूसरा भेद नाम धातु क्रिया, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया संज्ञा विशेषण के साथ जुड़ी हो, यानी कि क्रिया संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ी गई हो तथा वाक्य में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द। ये सभी वाक्य हमारे पास आएंगे नाम धातु क्रिया में। फिर हमने देखा इसका तीसरा भेद संयुक्त क्रिया, जिसमें क्या हो? 2 क्रियाएं हो। पहली चीज, इसमें 2 क्रियाएं हो तथा पहली क्रिया हमारे पास क्या हो? मुख्य हो और दूसरी क्रिया द्वितीयक। इस प्रकार के वाक्य हमारे पास आएंगे संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। फिर हमने देखा इसका चौथा भेद सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में या सरल क्रिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया हो वे वाक्य हमारे पास आएंगे सामान्य क्रिया के अंतर्गत। फिर हमने देखा इसका 5वां भेद पूर्वकालिक क्रिया, जिस वाक्य में कर्ता द्वारा किसी एक क्रिया करने के पश्चात दूसरी क्रिया शुरू कर दी जाए, यानी कि एक क्रिया की समाप्ति होने के तुरंत बाद ही उसके द्वारा दूसरी क्रिया का प्रारंभ किया जाए। ये सभी वाक्य हमारे पास आएंगे पूर्वकालिक क्रिया में। अब आपके सामने क्रिया के कुछ एक उदाहरण लिखे गए हैं। स्क्रीन पर आपके सामने क्रिया के कुछ एक उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण क्रिया के किस किस भेद के अंतर्गत आएंगे? ये उदाहरण क्रिया के किस किस भेद के अंतर्गत आएंगे? बात करते हैं पहले वाक्य की। राधा खाना बनाती है। दूसरा वाक्य रमेश सामान लाता है। तीसरा रवि ने आम खरीदे, तथा इसी प्रकार से आपके सामने 10 वाक्य हैं। तो जो भी बच्चे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी क्लासेस को देखते हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में अपने अपने जवाब लिखकर भेजें कि क्रिया के ये उदाहरण किस किस क्रिया के माध्यम से आएंगे। तो ये थी रचना के आधार पर क्रिया के बारे में पूरी जानकारी। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो पिछली कक्षाओं की तरह ही कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक अपना प्रश्न पहुंचाएं। धन्यवाद।